हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ठीक है, आप सभी ने अपने घरों के आसपास ट्रांसफार्मर देखा होगा जिसके थ्रू हमारे घरों में क्या होता है, सप्लाई होता है किसका, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। ठीक है, अब क्या होता है, जो पावर स्टेशन होता है जहां से एक्चुअल में अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस किया जाता है, वहां से हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज को क्या करते हैं, पहले ट्रांसफार्मर में भेजा जाता है। फिर उन ट्रांसफार्मर से हमारे घरों में 220 से 240 वोल्ट का सप्लाई दिया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है, विच इज यूज्ड which is used to increase or decrease the alternating voltage। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू क्या किया जाता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अगर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, उससे उसके थ्रू इंक्रीज या डिक्रीज उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये याद रखना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है बच्चों, वो याद रखना है, ट्रांसफार्मर जो है वो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ठीक है, ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे, है ना। म्यूचुअल इंडक्शन हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर में कि दो प्रकार के इंडक्शन होते हैं। एक होता है सेल्फ इंडक्शन जो एक ही कॉइल में होता है, और म्यूचुअल इंडक्शन जो है जिसमें दो कॉइल होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन की बात करेंगे तो हमको पता है कि जब दो कॉइल हुआ है ना, तो ट्रांसफार्मर जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ये उसका लेमिनेटेड कोर होता है ना, ये ऐसे लेमिनेटेड कोर होगा जिसमें लेमिनेशन होता है किसका, आयरन का। आयरन को सॉलिड नहीं लगाते हैं। ठीक है, पहले क्या करते थे, सॉलिड बनाते थे, पर उसके बाद समझ में आया कि इससे तो फिर उसका रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने के कारण से क्या होता था, उसमें एडी करंट बढ़ता था, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, करंट फ्लो कराएंगे ना। ठीक है, तो है ना, इसमें दो प्रकार के कॉइल रहेंगे। एक रहेगा प्राइमरी कॉइल जिसमें हम क्या करेंगे, एसी सोर्स सप्लाई करेंगे, और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी कॉइल जहां से हम क्या करेंगे, किसी भी अप्लायंस को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें दो प्रकार के कॉइल होंगे, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो हमको पता है कि जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, है ना, तो इसमें जो है, इससे जो इससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होगा, चेंज होगा। और अगर ये कॉइल जो है उस मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ इंटरलिंक है, या इसके साथ वो उसके इफेक्ट में आता है, तो उसके कारण से इसमें भी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज अगर ज्यादा कम होगा तो करंट भी कम से ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर हम किसी एक कॉइल में करंट देते हैं तो जिसके कारण से इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और अगर दूसरा कॉइल उसके पास रखा हुआ है तो इसमें भी क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और दूसरा होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जो प्राइमरी कॉइल होता है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में अगर हम इसको ड्रॉ करें, ठीक है, सिंपल, तो जब हम बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, तो इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ कॉइल्स रहेंगे प्राइमरी में वो रहते हैं ज्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, और सेकेंडरी में क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है। उसी तरह से जब हम बात करेंगे स्टेप अप का, तो इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल जो है वो कम रहेगा और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में अगर आप देखेंगे कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है अगर वो कम है और सेकेंडरी में ज्यादा है, ठीक है, तो ये होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है। और अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, सेकेंडरी में कम है, तो ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है। साथ साथ ये भी याद रखेंगे बच्चों, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं उसका जो वायर होता है वो पतला होता है, ठीक है, थिन वायर रहता है, और जिसमें ये नंबर ऑफ टर्न्स कम रहते हैं उसका जो वायर है वो क्या होता है, थिक वायर होता है। ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार के होंगे ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप। हमारे घरों में जो होम अप्लायंसेस हम यूज करते हैं, चाहे वो टीवी हो, म्यूजिक सिस्टम हो, या कोई भी प्रकार की चीजें जहां जहां पे एलईडी बल्ब में भी ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को रिक्वायर्ड वोल्टेज के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि हमारा अप्लायंसेस जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं किसके, ट्रांसफार्मर के। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर का। ठीक है। अच्छे से याद रखेंगे, ट्रांसफार्मर के मेनली तीन पार्ट होते हैं, तीन जो है चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है। एक होता है कोर, जिसको हम बोलते हैं लेमिनेटेड कोर, लेमिनेटेड कोर। ये जो लेमिनेटेड कोर होता है उसमें क्या होता है, ये इस तरह डिजाइन में रहेगा, शेप उसका इस तरह रहता है। ठीक है। और उसको जो है मेटल के पतले पतले स्ट्रिप, बहुत पतली पतली पट्टी को क्या किया जाता है, अलग अलग रहता है, उसको जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, उसको इतना मोटा बनाया जाता है। ठीक है, छोटा वाला। वो इसलिए क्योंकि अगर हम उसको लेमिनेटेड कोर बनाते हैं, ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे, कभी भी पूछता है वाई ट्रांसफार्मर लेमिनेटेड कोर, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं, जो उसका कोर रहता है वो लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेटेड करने का फायदा ये होता है बच्चों, उससे उसका जो रेजिस्टेंस है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एडी करंट का वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम सभी को पता है एडी करंट जो है वो एक तरह का इंड्यूस करंट होता है, जब हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है उसको रखते हैं मेटेलिक प्लेट को या मेटल को, तब उसमें क्या जनरेट होता है, एडी करंट, और वो एडी करंट जो है उस मेटेलिक प्लेट को क्या करता है, गर्म कर देता है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमने लेमिनेटेड कोर नहीं बनाया, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा नहीं हुआ, तो एडी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके कारण से ये लेमिनेटेड कोर जो है वो गर्म होगा, है ना, और उसके कारण से जो हमारे वायर रहता है, जो हम यहाँ पर प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के लिए जो वायर यूज करते हैं, उसका जो इंसुलेशन है वो खराब हो सकता है। ठीक है। फिर हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बारे में हम और पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जो प्राइमरी कॉइल होता है ना, इसमें हम एसी सोर्स देते हैं, ये लगाएंगे। ठीक है। और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें हम कोई भी होम अप्लायंसेस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसको हम बोलते हैं लोड। ठीक है। तो आपको मेनली यही याद रखना है ना। मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन, एक होता है स्टेप अप। ठीक है। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल, तब हम उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है एज कंपेयर टू सेकेंडरी कॉइल, तब हम उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं। ठीक है, हमको पता है कि जब हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ये जो है म्यूचुअल इंडक्शन से क्या होगा, यहां पर प्राइमरी कॉइल और ये है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, हमको पता है कि अगर हम सेकेंडरी कॉइल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो प्राइमरी कॉइल में हम जैसे ही करंट देंगे, ठीक है, उसमें सेल्फ इंडक्शन के कारण से बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम समझ सकते हैं कि उसमें जो है उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो मान लेते हैं प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न N माइनस डी फाइव बाय dt। ठीक है, ये भी N P नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल है ना। कब, जब हम एक ही कॉइल की बात करेंगे तब। ठीक है, अब हमको पता है कि जैसे इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें क्या होता है, इसके आसपास जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। अब अगर हमने उसके पास एक दूसरा कॉइल रख दिया, जैसे हमारा सेकेंडरी कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो अगर हम उसको ले लेते हैं कितना, ES, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डी फाइव बाय डी टी। ठीक है, अगर इसको इक्वेशन 1 मान ले, इक्वेशन 2 मान ले। ठीक है, तो इसका बेसिकली वर्क ये बोलता है कि जब हम किसी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल में क्या करते हैं, करंट देते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन उसके प्राइमरी कॉइल में क्या होता है भाई, सेल्फ इंडक्शन किसके कारण से होगा, जब उसमें करंट देंगे तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता है। ठीक है, अब उसी के साथ एक दूसरे कॉइल को हमने इस तरह से अरेंज करके रखा हुआ है कि अगर इसमें प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है तो इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, तो मान लिए कि प्राइमरी कॉइल में इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, दूसरे कॉइल में इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा EP डिवाइडेड बाय ES इज इक्वल्स टू माइनस NP बाय माइनस NS, ये कर जाएगा d5 बाय dt अपॉन d5 बाय dt। तो ये पूरा कट जाएगा, है ना। तो हमको क्या मिलेगा, रेशियो EP अपॉन ES इज इक्वल्स टू NP अपॉन NS। ठीक है, ये हमको मिला रेशियो। ठीक है, इसमें ये जो होता है क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, इसको जो है या तो R से या कहीं कहीं पर कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, हमने निकाला ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना, NP अपॉन NS इज इक्वल्स टू R या कैपिटल K। ठीक है, आइडियल कंडीशन में ये होता है बच्चों, इन आइडियल कंडीशन ठीक है, आइडियल कंडीशन में ये होता है कि कहीं पर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। ठीक है, आइडियल कंडीशन में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। ठीक है, इस कारण से उसमें जो इनपुट पावर होता है, ठीक है, इन आइडियल कंडीशन इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है, तो अगर हम इनपुट पावर की बात करें तो ये EP इंटू IP बराबर आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, ES इंटू IS। ठीक है, तो अगर हम इसको रेशियो निकालें तो यहां से हो जाएगा EP बाय ES इज इक्वल टू, ये हो जाएगा IS अपॉन IP।
ठीक है। अब इसको देख के गौर करने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, ये इसका रेशियो देखो, यहां से इसका रिजल्टेंट क्या निकलता है, E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, ये जो E है ना, ईएमएफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमको समझ में आ गया कि प्राइमरी कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो उसमें जो करंट फ्लो रहा है उसके साथ कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम उसके वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर वोल्टेज को कम करते हैं तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ये आइडियल कंडीशन की बात करता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना, आइडियल कंडीशन में इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता। बट आइडियल कंडीशन आइडियल होता है, हमारे ट्रांसफार्मर जो है वो जनरली क्या होते हैं, आइडियल कंडीशन में काम नहीं कर सकते, मतलब वहां तक नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रकार से, चाहे वो हीट लॉस हो, किसी तरह से उसका एनर्जी लॉस जो है हीट के फॉर्म में हो या नॉइस के फॉर्म में, वो होता ही है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उसमें जो करंट होगा उसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम करंट को बढ़ा रहे हैं, किसमें वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, किसमें बढ़ाते हैं हम, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जस्ट अपोजिट, स्टेप डाउन में वोल्टेज जो है वो क्या होता है, कम होगा, तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके रेशियोज की बात करें तो एक मिला हमको ई पी बाय ई एस इज इक्वल टू एन पी बाय एन एस इज इक्वल टू आई एस बाय आई। ठीक है ना, इस तरह का रेशियो मिला हमको, है ना। ये वाला जो है वो जितने इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा उतना ही आपका नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में, उसके हिसाब से ये चेंज होगा, लेकिन करंट जो है वो क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो अगर हम स्टेप अप की बात करें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो स्टेप अप में क्या होगा, स्टेप अप की बात कर रहे हैं तो इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो ईएमएफ है ना, इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल। बट जो करंट है वो क्या होगा बच्चों, करंट जो है आई पी इज ग्रेटर देन आई एस। ठीक है, यहां पर आपको समझना है कि नंबर ऑफ टर्न्स और आपका प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ हुआ है, ठीक है, वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम रहेगा, किससे, सेकेंडरी से, तो करंट जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन में कैसे होगा, स्टेप डाउन जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसी कारण से नंबर ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इज ग्रेटर देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। और इसमें करंट क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इसमें जो है सेकेंडरी कॉइल का जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल के करंट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो है वो बच्चों याद रखना है, लेस देन 1 हो जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, मल्टीपल चॉइस में कभी कभी इसको पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, उसके मेन कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमने उसको अभी डिस्कस किया। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। क्या होता है आपका, एलिमिनेटेड कोर, प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। ठीक है,
उसके बाद हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। उसका जो डिजाइन रहता है वो कैसे रहता है, स्टेप अप में क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम रहेंगे, सेकेंडरी में ज्यादा रहेंगे। स्टेप डाउन में जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो पूरी तरह से क्या करता है, वर्क करता है। इस वाले चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों आप सभी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस होता है उसके बारे में। ठीक है, उससे पहले उसकी इफिशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर के बारे में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो सिंपल रेशियो होता है किसका, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जितना हम एनर्जी प्राइमरी कॉइल में दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमको आउटपुट कितना एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, तो इफिशियंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में एफिशिएंसी जो है वो 100% होता है, बट प्रैक्टिकली 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल। वो इस कारण से बच्चों क्योंकि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस होता है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो चाहे और किसी तरह के फॉर्म में। ठीक है, वहां पर क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो आइडियल केस के छोड़ दूसरे ट्रांसफार्मर होते हैं वो अप टू 99% क्या होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। 90 से 99% तक क्या हो जाता है, एफिशिएंट होते हैं, बट 100% प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं होता है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी जो है वो क्या होता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि कितना हम एनर्जी दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में कितना एनर्जी वहां से मिल रहा है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको आप मेन ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर का। चलिए बच्चों अब हम बात कर लेते हैं एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो 4 प्रकार के लॉस होते हैं इसमें ट्रांसफार्मर में, जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला बोला जाता है कौन सा, कॉपर लॉस। ठीक है, हमको पता है कि जो उसमें इंसुलेटेड वायर होते हैं जिसमें हम प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल बनाते हैं वो बना होता है किसमें, कॉपर का। ठीक है, किसका बना होता है, कॉपर का। तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट में रेजिस्टेंस तो होगा ही, और उस रेजिस्टेंस के कारण से ड्यू टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस के कारण से हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वहां पर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के जो वायर्स रहते हैं उसको थोड़ा सा थिक बनाया जाता है। ठीक है, हमको पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर वायर जो है वो क्या है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो इस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा लॉस है मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का लीकेज ये हो गया, जैसे मान लेते हैं ये प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, हमने इसमें क्या हुआ, करंट देना स्टार्ट किए, तो इसके आसपास जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, और हमने क्या किया है, कॉइल को थोड़ा दूर रख दिए हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो वहां पर क्या हो जाता है, लीक कर जाता है। वो पूरी तरह से इसके साथ लिंक नहीं हो पाता। इसको सुधारने के लिए क्या करते हैं हम, जो प्राइमरी कॉइल है उसके साथ सेकेंडरी कॉइल को बिल्कुल इस तरह से क्या कर देते हैं, मैश कर देते हैं। ठीक है, तो इससे जो है वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो लीकेज हो रहा था वो जो है वो बहुत हद तक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास आयरन लॉस। आयरन लॉस जो है वो क्या होता है, हमको पता है कि जो उसका लेमिनेटेड कोर होता है, ठीक है, उसमें जो है वो बना होता है किसका, आयरन का। ठीक है, तो अगर हम एक सॉलिड आयरन का पीस को उस तरह से बनाएं, ट्रांसफार्मर बनाएं, तो वहां पर जो है ड्यू टू क्या बोलेंगे, हैवी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पर हो जाता है एडी करंट प्रोड्यूस। ठीक है, और वो एडी करंट क्या करता है, उस पूरे मेटल को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। ठीक है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एक सॉलिड मेटल का पीस ना लेके
पतले पतले स्ट्रिप में लेकर उसको क्या करते हैं, एकदम ऐसे जोड़ देते हैं, एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके मोटा बनाते हैं, ठीक है। तो उससे फायदा ये होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण से एडी करंट का मान क्या होता है, कम हो जाता है, तो वो ज्यादा गर्म नहीं होता। इस तरह से हम थर्मल एनर्जी के फॉर्म में जो लॉस होने वाला था उसको रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। एक होता है लास्ट, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस। ये हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। आपको अच्छे से याद रखना है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे हमने कुछ उस ट्रांसफार्मर में करंट देना स्टार्ट किया, तो क्या होता है, पहले वो क्या होगा, मैग्नेटाइज्ड होगा, फिर बंद करेंगे तो डीमैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो बार बार मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड होने के कारण से क्या होता है, वहां पर ये हिस्टेरेसिस लॉस जो है वो क्या होता है, अकर होता है। किस फॉर्म में होता है, ये हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसका जो कोर रहता है, लेमिनेटेड कोर, उसको हम प्योर आयरन से बनाते हैं। प्योर आयरन से बनाने से क्या होता है कि वहां पर जो है वो इस तरह का मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड के कारण से जो हीट एनर्जी का लॉस होता है वो जो है हमको देखने को नहीं मिलता, उसको हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर के बारे में आज पूरा चर्चा किया। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो, ठीक है। थैंक यू।